चलिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के, ठीक है, इस दूसरे वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है, उसके आगे का क्वेश्चन। ठीक, तो आज का क्वेश्चन नंबर 20 के बाद का है 21, ठीक है, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचता है। तो देखिए उत्तर तो वैसे 8 मिनट लगभग 14 सेकंड का होता है, लेकिन आपको उत्तर जो है विकल्प के आधार पर देना पड़ेगा। अब 4 ही विकल्प हैं, कोई सही ना, तो एक दिया है 5 मिनट, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 6 मिनट बिल्कुल नहीं हो सकता, 10 मिनट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा लगभग में उत्तर 8 मिनट सबसे ज्यादा बेहतर है। तो 8 मिनट सबसे बेहतर है, इसलिए 8 मिनट माना जाएगा। वैसे लगभग 499 सेकंड का समय लगता है, ध्यान दीजिए, 499 सेकंड का, तो वही आपका 8 मिनट 12 सेकंड के लगभग आता है, ठीक है ना। तो मतलब 8 मिनट यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, किस ताप पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? देखिए एंजाइम सक्रिय किस ताप में होते हैं? 40, यानी हमारे शरीर के ताप पर। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 के आसपास कौन है? अच्छा, हमारा शरीर कभी कभी गर्म हो जाता है जब हम बीमार होते हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है तो हमारा शरीर जो है अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, शरीर को गर्म करता है ताकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वो जीवाणु बैक्टीरिया क्या हो, मर जाए, ठीक है। तो हमारा शरीर गर्म इसीलिए होता है ताकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और हमारे एंजाइम्स अच्छे से काम करें और उन बैक्टीरिया वायरस को मारा जा सके। इसलिए कुछ दवाइयां खाने पे आपका शरीर और गर्म हो जाता है और 1-2 घंटे के बाद आपका बुखार खत्म, तो वो कीटाणुओं को मारने का प्रोसेस चलता है। हाँ बताइए। जब व्यक्ति को मर जाते हैं तो मर जाते हैं, ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया। आपके शरीर का तापमान 37 होता है। 37 क्यों है? उस तापमान पे आपका बॉडी काम करेगा। अब आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है तो ठीक है, आपका शरीर वातावरण के हिसाब से रहेगा। किस हिसाब से? अगर गर्मी का समय है तो आपका शरीर गर्म रहेगा और ठंडी का समय है तो आपका शरीर ठंडा रहेगा, इसलिए, ठीक है। हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड का तापमान 37 रहता है लगभग, इसीलिए हमारे शरीर का रहता है। और जब डेड हो गए तो फिर ब्लड तो वायुमंडल के हिसाब से रहेगा, जो बाहर की गर्म है तो वो भी गर्म। चलिए, तो ये 40 होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो देखिए ये एक प्रभाजी आसवन। अगर प्रश्न पूछा जाता कि पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से होता है तो क्या कहेंगे? तो प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम का शोधन भी प्रभाजी आसवन से किया जाता है। प्रभाजी आसवन का प्रयोग तब करते हैं जब, ठीक है, 2 लिक्विड हो और आपस में मिल गए हों। क्या हो? और उनके क्वथनांक में अंतर कम से कम कितने का हो? 25 से कम का अंतर हो। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है उनके क्वथनांक में तो प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब 25 डिग्री से ज्यादा का अंतर है उनके क्वथनांक में तो हम आसवन का प्रयोग करते हैं। फिल्टरन का मतलब होता है छानना। आप लोगों के घर पे आरओ लगा होगा तो पानी को फिल्टर करता है, तो ये वही फिल्टर वाला है। अब वाष्पीकरण का मतलब होता है कि गर्म करके वाष्प बनाना ना। चलिए, अगला है, पारसेक किसकी इकाई है? देखिए, तो पारसेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या होता है? पारसेक एक शॉर्ट फॉर्म है। पारसेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। तो आप सोचेंगे सेकेंड तो समय का मात्रक है, नहीं, पारसेक है दूरी का मात्रक। इसका मात्रक है दूरी का मात्रक। कोई दिक्कत? अगला देखिए, पित्त का निर्माण होता है। अभी हम पढ़े हैं, पीछे पहले वीडियो हम लोग पढ़े थे कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है और संग्रहण पित्ताशय में होता है। तो निर्माण यकृत में होगा और वही गाल ब्लैडर को ही पित्ताशय बोलते हैं। गाल ब्लैडर को ही क्या बोलते हैं? पित्ताशय ना। और रक्त में, तो जब रक्त में पित्त का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो पीलिया हो जाता है। अगला, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? हाँ, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसको सेल्सियस केल्विन में बदलना है तो क्या करिए? 273 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 373 केल्विन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आ रहा है समझ में आप लोग को?
अगला है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से दाब, प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है? जैसे जो राइस मिल होते हैं ना, तो राइस मिल में जब भी चावल खरीदा जाता है, गवर्नमेंट खरीदती है मिलर से, तो खरीदती है तो चावल में नमी की मात्रा चेक की जाती है। चावल में नमी की मात्रा, ऐसा तो नहीं है कि चावल में पानी का छिड़काव कर दिए हैं तो चावल भारी हो जाए ना। या जैसे जो गवर्नमेंट है या जो वो अपने धान को रखती है तो कहाँ रखेगी? तो प्राइवेट मिलर के पास रखेगी, या कहीं रखेगी तो रखेगी तो तौल के रखेगी, कहीं चोरी ना हो जाए। तो तौल के रखती है मान लीजिए धान ना, तो उसकी आर्द्रता नापी जाती है। और जब धान 6 महीने बाद वापस लेंगे तब भी आर्द्रता नापा जाएगा। अब शुरू में धान आप जानते हैं वजन रहेगा, शुरू में धान जो है हरा रहेगा, हल्का हल्का, तो भारी रहेगा। 6 महीने बाद हल्का हो गया तो क्या कहेंगी गवर्नमेंट? क्या कहेगी? ऐसा है कि तुमने चुराया है। अब गवर्नमेंट का एक बोरा तो होगा नहीं, गवर्नमेंट का कम से कम 1 लाख बोरा। कितना बोरा? 1 लाख बोरा का मतलब 50,000 कुंटल हो गया। कितना कुंटल? अब 50,000 कुंटल अगर थोड़ा बहुत भी सूख गया तो कम से कम 50 कुंटल का फर्क आएगा। कितने कुंटल का? अब सोचिए 50 कुंटल का कम, तो आप बताइए 50 कुंटल का मतलब लगभग 100 बोरी हो गया, ठीक है ना। तो 100 बोरी हो गया तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि आपने चोरी किया है। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट धान को रखती है तब भी नमी चेक करती है, और धान लेती है तब भी नमी चेक करती है, और फिर परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट कम हुआ है। तो इतना परसेंट कम हुआ है तो उतना परसेंट धान कम ही रहेगा। ठीक, तो हाइग्रोमीटर जान गए, ठीक है ना। और पॉलीग्राफ का मतलब क्या है? तो इसका प्रयोग जो है मस्तिष्क के कुछ दिमाग की चीजों को नापने में किया जाता है। एक बात बोले तो शायद झूठ बोलने के पकड़ने में काम आएगा ये। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का अब सरल होता है तो बनता है ग्लूकोज, और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो बनता है ग्लाइकोजन। क्या बनता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अंतिम उत्पाद अगर वैसे देखा जाए, देखिए ग्लाइकोजन रूप में हमारा जो है संचित होता है। कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन। और अंतिम उत्पाद क्या है? तो मोनोसेकेराइड। कौन सेकेराइड? अब मोनोसेकेराइड का उदाहरण की बात करें तो ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम इकाई संभव है, तो परमाणु। किस क्या होता है? परमाणु जो है न्यूनतम इकाई संभव है। ये बात डाल्टन ने कहा था। क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था। अगला, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो बल, वेग, त्वरण, दूरी। दूरी देखिए क्यों दूरी होगा? क्योंकि देखिए ये तीनों के तीनों जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है? और सदिश राशियों की खास बात है ये धनात्मक भी हो सकते हैं, और तो सदिश राशि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। और दूरी जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। कौन सी राशि है? इसीलिए दूरी सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगला, डीएनए में होता है, तो डीएनए में होता है न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। तो अमीनो अम्ल नहीं होगा, पेप्टाइड्स भी नहीं होगा, पेप्टोन्स भी नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। मैग्नीज का मुख्य उपयोग है। अब मैग्नीज का मुख्य उपयोग है, तो देखिए मृदु विचेरक का मतलब क्या होता है? तो मृदु विचेरक का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MgOH का टेकन ट्वाइस। इसको बोलते हैं मिल्की ऑफ मैग्नीशिया। तो जब पेट में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोग यही खाते हैं, मृदु विरेचक। मृदु विरेचक का मतलब जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है तब। इनो का नाम सुने हैं? तो इनो में यही तो होता है, MgOH का टेकन ट्वाइस, इसको कहते हैं हिंदी में ये ना। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में इसी का प्रयोग करते हैं, वही ऑप्शन होगा। अगला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को चाल को मीटर प्रति सेकंड में क्या करिए दर्शाने के लिए
उसे लिखेंगे। अब देखिए 72 को बदलना है ना, तो देखिए 72 को गुणा कर दीजिए 5/18 से, तो 18 कम 18 18 चौक, तो 5 चौके, इसका राइट आंसर क्या होगा 20। क्या होगा 20। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम कहां होते हैं, तो जो खुरदुरी होती है, रफ खुरदुरी अंतः प्रद्रविका जालिका पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। और राइबोसोम की जो खोज है वो पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, और राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। क्या है, छोटा कोशिकांग। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का पावर हाउस होता है, इसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें एटीपी के रूप में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है ना। अब केंद्रक, तो केंद्रक कोशिका का वह भाग होता है जो कोशिका को नियंत्रित करता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क और इंजीनियर कहा जाता है ना। अब केंद्रिकाएं क्या होती हैं, तो केंद्रिकाएं जो हैं छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो बाकी सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। अगला है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 कौन कौन, 1H1, 1H2 एंड 1H3। अब 1H1 का नाम होता है प्रोटियम, और 1H2 का नाम होता है ड्यूटेरियम, और 1H3 का नाम ट्राइटियम, ठीक है ना। D2O से बन जाता है भारी जल। अब भारी जल का जो प्रयोग है परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में किया जाता है। कोई दिक्कत, इतना हो गया ना। अगला है गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, तो गति का जो दूसरा समीकरण है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि होता है S बराबर ut प्लस 1/2 स्क्वायर। तो ये इसको बोलते हैं दूरी, विस्थापन या स्थिति। तो स्थिति और इसको बोलते हैं समय। तो स्थिति समय के मध्य बताता है, किसके मध्य। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो अभी बताए हैं कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। गाल्जी का है, इसको कोशिका का माता कहते हैं, माँ, मदर ऑफ द सेल, कोशिका की माँ कहते हैं गाल्जी काय को। और ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है इसको। हाँ, अगला है CA3PO4 का टेकन ट्वाइस में सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या बताइए। कैल्शियम कितने, 3, और 4 दूनी 8, और 2 1 कम 2, सबको जोड़ दीजिए तो 8 3 11 2 13 इसका राइट आंसर होगा। देखिए कैल्शियम 3 बार, अब फास्फोरस 2 1 कम 2 बार, और 4 दूनी 8 बार ऑक्सीजन, तो जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा ना। तो इसमें कुल 13 परमाणु हैं। ये कैल्शियम फास्फेट हड्डी में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। नियत चाल से गति करने वाले वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है। तो अगर नियत चाल से चल रहे हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आप बना सकते हैं, ये समय हो गया अगर, और ये दूरी हो गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, एक सरल रेखा, ठीक। और असमान चाल से चलेंगे तो वक्राकार। अगला है निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए तो वास्तविक केंद्रक जो है जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। किस नहीं पाता, जीवाणु जो है एक कोश की जीव होता है और इसमें केंद्रक का अभाव होता है ना। अब हाँ, अगला देखिए औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम है, क्या नाम है, धोवन सोडा या धावन सोडा। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा। असूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। तो आज हम लोगों के, ठीक है ना, जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये खत्म हो गए, ठीक है ना।
अब हम लोग जो है अगला जो वीडियो लेके आएंगे और उसमें भी हम लोग 20 प्रश्न ऐसे ही पढ़ेंगे। इन वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान देखा करेंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं और आप सोचते हैं अलग से तैयारी करें। तैयारी नहीं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप लोग पूरा विज्ञान पढ़ लिए, तो प्रैक्टिस जब ऐसे करेंगे, कई सारे प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन से करेंगे, तब जाके आप बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।